आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों से लेकर बड़ों तक सांस लेना सबका दूभर हो चुका है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल हैं, हमारे राजनेता हैं जो कि आरोप प्रत्यारोप से अभी भी बाज नहीं आ रहे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ आप कॉल करके ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं, किस तरीके से बचाना है खुद को, किस तरीके से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी इस आबो हवा में, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुके इस माहौल में आपको सांस लेनी है और कौन कौन सी परेशानी आपके सामने आ सकती हैं, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में पर्यावरण का दिवाला कैसे निकला, इसे सबने देखा। देखते ही देखते दिलवालों की दिल्ली दुनिया का सबसे दूषित शहर बन गई। दुनिया भर के चैनल्स पर, समाचार पत्रों में दिल्ली के दम घोंटू हवा की चर्चा है। केंद्र ने तो ये तक कह दिया है कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। देखते ही देखते हफ्ते भर का समय बीत गया। हवा में घुले सफेद जहर ने पूरी दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में ले लिया है। अब तक दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन हुक्मरान एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही मशगूल रहे। वैसे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से दिल्ली का दम घुट रहा है। इस पर केजरीवाल का बस एक ही आलाप है कि केंद्र को सोचना पड़ेगा। यही नहीं, वो इस मामले को भी राजनीति की चक्की में पीस रहे हैं। जबकि एनजीटी ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ब्लेम गेम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हालांकि एनजीटी की फटकार के बाद रविवार को केजरीवाल ने आपात बैठक की। दिल्ली के आसमान पर छाई सफेद चादर को हटाने के लिए उन्होंने प्लान भी पेश कर दिया। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल ने फॉर्मूला दिया, वो नाकाफी रहा। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद रखने का फरमान जारी कर दिया। बदरपुर प्लांट से राख के ट्रांसपोर्टिंग पर भी रोक लगा दी। दिल्ली में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है और दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया गया। लेकिन क्या इससे जहर हुई दिल्ली की आबोहवा स्वच्छ हो जाएगी? क्या केजरीवाल ने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिल्ली में पानी का छिड़काव करवाया है? सवाल तो सबके जहन में यही है। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो इससे पहले भी एनजीटी ने किस तरीके से दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा के बारे में बताया था, फटकार भी लगाई थी और हमने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने ऑड एंड इवन शुरू किया। हालांकि उससे कितना फायदा हुआ हम सभी जानते हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से एनजीटी ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की आबो हवा में घुले जहर पर सोमवार को एनजीटी में फिर सुनवाई हुई, जहां एनजीटी ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। एनजीटी की फटकार से साफ है कि कोर्ट दिल्ली सरकार के प्रयासों से खुश नहीं है। सफेद जहर से निपटने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को भी दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि अगर सरकार ने इमरजेंसी घोषित की है तो बताइए कि रविवार को कूड़ा जलाने वालों के कितने चालान किए गए। दिल्ली के स्कूलों में 3 दिनों की छुट्टी घोषित करने पर भी एनजीटी ने नाराजगी व्यक्त की। एनजीटी ने पूछा कि घर के अंदर और घर के बाहर प्रदूषण के लेवल कितना है, ये जाने बिना स्कूलों की छुट्टी क्यों की गई, जबकि वास्तविकता यह है कि कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदूषण का लेवल बराबर है। सरकार ने इस पर कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं समझी और छुट्टी कर दी। दिल्ली में पानी के छिड़काव पर एनजीटी ने कहा कि समय रहते हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया गया। क्या हेलीकॉप्टर सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए हैं? जो एनजीटी ने सोचा वो सरकारें क्यों नहीं सोच सकती? जब से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, तभी से केजरीवाल के मंत्री और खुद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में क्रॉप बर्निंग को बता रहे हैं। इस पर एनजीटी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के 70% किसान फसलों को जलाते हैं, ये उनकी मजबूरी है।
किसानों को आधुनिक मशीनें कब तक दी जाएंगी कि जिससे फसल जलाने की जरूरत ना पड़े और मशीनों के इस्तेमाल से फसल के उस हिस्से को खेत से ही निकाल सके जिसे किसान जला देते हैं। लेकिन सरकारों ने इस पर कुछ करना तो दूर, कुछ सोचना भी जरूरी नहीं समझा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दिल्ली में तीसरी बार ऑड इवन लागू करने की मंशा जाहिर की थी, जिस पर एनजीटी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। एनजीटी ने कहा कि ऑड इवन बुरी तरह से फेल हुए थे। आखिर ऑड इवन क्यों फेल हुए, इस पर रिसर्च क्यों नहीं किया गया? प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्या जरूरी है, सरकारें पूरे साल इस पर क्यों नहीं सोचती? एनजीटी ने तो यहां तक कह दिया कि एक्शन में आइए, कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अफसरों की तनख्वाह काट लेंगे और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेज देंगे। दिल्ली सरकार के पास एनजीटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी प्रदूषण के खराब हालात से चिंतित है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी पूरे मामले पर दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद अनिल माधव दवे ने कहा, हम मिलकर काम करेंगे और हमें लंबे समय तक के लिए काम करना होगा। हालांकि उन्होंने प्रदूषण के लिए दिल्ली को दोषी ठहराया। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकलकर सरकारें क्या कदम उठाती हैं। फिलहाल दिल्ली की जनता तो बेहाल है। फिलहाल जो भी हो, अहम सवाल तो ये है कि इस बार दिल्ली में 60% पटाखों की बिक्री कम हुई, लेकिन प्रदूषण का 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ तक वाहनों का सवाल है तो दिल्ली में 3 लाख गाड़ियां ऑड इवेंट के दौरान बढ़ गईं। आखिर ऐसा क्यों? सुदर्शन न्यूज के लिए राजापाल की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखों पर बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर सवाल क्या पूछे गए हैं। एनजीटी की तरफ से दिल्ली सरकार से सवाल पूछे गए हैं, वो हम दिखा रहे हैं आपको। रविवार को कूड़ा जलाने वालों पर कितने चालान किए गए हैं, ये सवाल केजरीवाल सरकार से पूछा गया है। इसके अलावा घर के अंदर और बाहर प्रदूषण का लेवल कितना है, ये जाने बिना स्कूलों की छुट्टी क्यों? क्योंकि सवाल तो ये भी है ना कि छुट्टी अगर बच्चे घर पर भी हैं तो क्या वहाँ सांस नहीं लेंगे? क्या वहाँ पर प्रदूषण नहीं है? क्या हेलीकॉप्टर सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए हैं? ये भी सवाल केजरीवाल सरकार से पूछे गए हैं। किसानों को आधुनिक मशीनें कब तक दी जाएंगी जिससे फसल जलाने की जरूरत ही ना पड़े? ऑड इवन क्यों फेल हुआ, इस पर रिसर्च क्यों नहीं की गई? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा था कि हो सकता है कि एक बार फिर से ऑड इवन शुरू किया जाए इस प्रदूषण से निजात पाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार को नहीं पता था कि दिवाली पर पटाखे फोड़े जाते हैं? क्या सरकार को नहीं पता था कि आसपास के जो राज्यों के किसान हैं पराली को जलाते हैं इस समय में? क्या सरकार को नहीं पता था कि इतना ज्यादा लेवल प्रदूषण का पहुंच सकता है? क्योंकि बहुत लंबे समय से एनजीटी बार बार आगाह भी कर रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, प्रताड़ित भी करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि इस बार तो कहा गया है कि इस बार हम पनिश भी करेंगे अगर उपाय नहीं किया गया तो, कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। अश्विनी कुमार दुबे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश केसरी, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। साथ ही अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सवाल अब ये है कि इतने ज़्यादा बुरे हालात में, इतना ज़्यादा जब प्रदूषण बढ़ चुका है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है जानना। और इसीलिए आप हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी अश्विनी जी, आखिर उपाय क्या है? हमारी सरकारों को नहीं पता होता कि हालात ये हो सकते हैं? ये ऐसी स्थिति जब ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी हो, जहाँ पर देश का पर्यावरण मंत्री हो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का अनिल माधव दवे, जहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, जहाँ पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, जहाँ पर सारी मशीनरीज हो और जहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स हो, उसके बाद भी ऐसी स्थिति है इस देश के दिल्ली शहर में, तो उससे समझिए पहली बात है। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले चीफ जस्टिस जब ऑनरेबल जस्टिस दत्तू थे तो उस समय भी उन्होंने कहा मेरा बेटा जब स्कूल से लौट कर आता है तो वो कितना पार्टिकुलेट अपने अंदर लेता है, कितना एयर पॉल्यूशन अपने अंदर लेता है। आपने क्या किया? क्या उस समय एयर पॉल्यूशन नहीं था? क्या एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस आज भी लगाए गए? ना तो आर के पुरम में लगाए गए, ना आनंद विहार में लगाए गए, ना वजीरपुर एरिया में लगाए गए, और ना ही जितने भी इनके चिन्हित स्थान है उन जगहों पर लगे, गाजीपुर में लगाए गए। जब नहीं लगाए गए तो सरकारों की जिम्मेदारी नहीं हुई और आज भी ब्लेम गेम हो रहा है। क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
पहले आगाह नहीं किया कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है? तीसरी बात, ऑड इवन जब लागू हुआ, इसके पहले 2 बार लागू हुआ, ऑड इवन लागू होने, देखिए कि कितनी यानी दर्दनाक स्थिति है कि अगर एक सरकार ऑड इवन लागू करती है तो यहां की म्यूनिसिपैलिटी जो कूड़ा घर होता है उसमें आग लगवा देती है ऑड इवन फेल होने के लिए, ये कहने के लिए कि इस सरकार की इस प्रणाली को हम नहीं चलने देंगे। यानी सफर कौन कर रहा है? आम आदमी सफर कर रहा है। आम आदमी के साथ तमाम वो नेता भी सफर कर रहे हैं। आज भी देखिए ब्लेम गेम चल रहा है। इन लोगों ने कोई कृत्रिम बरसात कर भी देंगे तो उससे कितने दिन का पॉल्यूशन है? न्यू ईयर पे 60% पॉल्यूशन अभी कम हुआ, अगर 60% पटाखे अभी कम जलाए गए, उसके बाद ये स्थिति है शशि जी, न्यू ईयर पे वर्ल्ड वाइड पटाखे जलते, कभी ह्यू क्राई हुआ? कभी मचा? नहीं मचा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आज दिल्ली की है तो इन बातों को कब तक हम करते रहें? अगली बार साल फिर दिवाली आएगी, अगले साल फिर से क्रॉप आएगा, ये सिचुएशन तो चलती रहेगी और सरकारें कब तक ब्लेम गेम करती रहेंगी और लोगों के साथ खलती रहेंगी। हर आदमी आज तो क्रॉनिक डिजीज हो रहा है, अस्थमा का शिकार हो रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही है, सवाल तो यही है मास्क तक कम हो गए। आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, आप मास्क पहन के निकलते रहिए, लेकिन जरा पूछिए, और जिम्मेदारी स्टेट की बनती है शशि जी। आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के संविधान में प्रदत्त अनुच्छेदों के अनुसार, संविधान में प्रदत्त कानून के अनुसार ये स्टेट गवर्नमेंट की शुद्ध हवा देने की फंडामेंटल राइट है हर आदमी का। मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आखिर इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आम जनता इसके लिए कैसे आवाज उठा सकती है? क्या उसके पास कानून में उपाय हैं? मैं सवाल लूंगी आपसे भी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय आप क्या बताना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, सबसे छोटा सबसे महत्वपूर्ण इसका एक ही उपाय है जी। एक उपाय ये है कि जो N95 मास्क आते हैं वो पहने जाएं। जी। 2 तरह के बेसिक मास्क हैं जो किसी तरह की मदद कर सकते हैं। एक आते हैं N95 3M N95 जो 95% ये जो रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोन से कम, उसको फिल्टर कर देते हैं। अगर किसी को अस्थमा हो, किसी को सांस की बीमारी हो, क्रॉनिक साइनसाइटिस हो, एलर्जी से संबंधित बीमारियां हो, तो उनको तो यही मास्क फ़ायदा करेंगे। जी। जिन लोगों को आमतौर पे बीमारी नहीं है, खाली अपने प्रिवेंशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मास्क पहनना चाहते हैं, तो N900 करके मास्क आते हैं जिसमें 90% ये पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 माइक्रोन से कम, जो 0.3 माइक्रोन से बड़े होते हैं जी। वो फिल्टर हो जाते हैं, तो वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उपाय तो अभी यही है, अगर आपको तकलीफ़ है तो ये मास्क पहन के रखिए। देखिए, जो हमारे हवा सब जगह सर्कुलेट होकर एक जैसी हो जाती है, तो क्योंकि इसके बारे में अभी कोई रिसर्च भी नहीं है, ऐसी कोई स्टडीज़ भी नहीं आई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप बाहर रहते हैं 11वीं मंजिल पे, 10वीं मंजिल पे, आजकल बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं और आपकी खिड़कियां खुली रहती हैं और आपका एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर नहीं है, आपने एयर प्यूरीफायर अपने रूम में नहीं लगा रखे, तो अगर जो आपके घर में, आपके कमरे में हवा है वो शुद्ध होगी और आपको उस हवा में नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो उसमें भी होगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो पूछा है ना, कोर्ट ने यही तो पूछा है कि आपने छुट्टियां तो करवा दी स्कूल्स की, आप पता कर पाए हैं क्या? आपको पता है क्या कि घरों में वैसा प्रदूषण नहीं है या जितनी वायु दूषित बाहर है वो उतनी घर के अंदर नहीं है? वही आप भी कह रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछे और नाम भी बताएं। जी जी, थोड़ा तेज बोले, हम आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में मेरा ये सुझाव है कि एक तो ये जो पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, चाहे वो शादी में हो, चाहे किसी पर्व त्योहार पर, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, चाहे वो कोर्ट के ऑर्डर से हो, चाहे गवर्नमेंट करे। दिल्ली में तो बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ देखिए कितने मैरिज पैलेसेस है। मैं जीरकपुर पंजाब से बोल रहा हूँ जी। यहाँ जितने मैरिज पैलेसेस है, रात को 2 बजे तक आतिशबाजी चलती है जोर के साथ, खूब धुआं होता है, खूब पॉल्यूशन होता है और कोई चेक नहीं करता। मैं समझ सकती हूँ आपका कंसर्न, समझ में आया कि पटाखों पर तुरंत बैन लगना चाहिए, चाहे वो सोशल अवेयरनेस के जरिए हो या फिर कानून के जरिए क्यों ना हो। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी आवाज, आप अपना नाम बताकर अपनी बात रख सकते हैं। रमेश जिंदल हिसार से बोल रहा हूँ मैं, हरियाणा हिसार से। जी रमेश जी, ये जो प्रदूषण की बात हो रही है बार बार, इसके लिए जिम्मेवार कोई केजरीवाल कैसे हो गया जिम्मेवार?
बाकी तो जो जा रहा है इसका प्रदूषण जा रहा है, इनका जो पराली जला रहे हैं ये दूसरे राज्यों में, उससे होता है ये ज्यादा। लेकिन रमेश जी, ये पराली तो हर साल जलाई जाती है, दिवाली पर पटाखे भी हर साल फूके जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हैं और इसीलिए जिम्मेदारी उनकी बनती है कि पहले से तैयारियां की जाएं, पहले से देखा जाए कि आखिर क्या करना चाहिए अगर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ेगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें फोन करने के लिए। कोई और दर्शक अगर हमारे साथ है उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अश्विनी कुमार दुबे, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा, जैसे आपने कहा कि ऑड एंड इवन शुरू किया गया तो वहाँ कूड़े को फूंक दिया गया कि ये जो प्रणाली है, जो नया प्रयोग शुरू किया गया है वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन आप ये भी तो बताएं ना कि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने कार भी तो खरीदी ना, उससे पोल्यूशन बढ़ा या घटा? तो एक तो व्हीकल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी तो इनको लेकर कहीं ना कहीं आनी पड़ेगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर व्हीकल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी लेकर आते हैं तो इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सुगम बनाना पड़ेगा और इतना सुलभ बनाना पड़ेगा, सुगम और सुलभ, कि एक व्यक्ति अगर एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाना चाहे तो उसी तरह से पहुंच सके जैसे वो अपनी कार में जाता है, उसी तरीके से, तभी ये पॉसिबल होगा, उसके अलावा नहीं होगा। और व्हीकल रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी के अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट के आने के बाद, मैं विदाउट ब्लेमिंग एनीथिंग, जो कंस्ट्रक्शन लोगों के घरों में हो रहा था, उन्होंने कह दिया साहब पुलिस को और उसको आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, पुलिस का राइट नहीं है, एमसीडी इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं विदा ये चेक किए हुए कि किस इंडस्ट्री के पास पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्लियरेंस है, किसके पास नहीं है, क्योंकि उसके बाद दे देना और उस चेक नहीं करना किसकी ईएसपी लगी हुई है। बदरपुर प्लांट जो दिल्ली में है वो किस तरीके से पॉल्यूशन कर रहा है एनटीपीसी का, ये बिना चेक किए हुए, क्योंकि एक दिन का एकदम से पॉल्यूशन नहीं आया। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते इस बार पटाखे कम फूटे, क्रॉप बर्निंग एक इशू है, व्हीकल का पॉल्यूशन एक है, धीरे धीरे सारी चीजें जो वायुमंडल में है उनको, और आज एक्शन प्लान बना भी देंगे शशि जी, अभी ह्यू क्राई मचा हुआ है, पब्लिक रोष में है, तो ये एक एक्शन प्लान बना देंगे, लेकिन उस एक्शन प्लान का इंप्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट की मशीनरीज के हाथ में है। तो आने वाले दिनों में इस बात की क्या गारंटी होगी कि उस एक्शन प्लान का उससे जो है ये पालन करवाएंगे। एक्शन प्लान पहले भी बनते रहे हैं, पॉल्यूशन पहले भी रहा है, लेकिन एक्शन प्लान बने, लेकिन एक्शन प्लान के साथ इंप्लीमेंटेशन के लिए उसका प्रॉपर एक गाइडलाइन बननी चाहिए, मशीनरीज को इन्वॉल्व होना चाहिए और साथ ही साथ क्लियर लॉज बनने चाहिए। अगर वायलेशन होता है तो वायलेशन होने की स्थिति में ये पनिशमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को पनिशमेंट मिलेगा, तभी कुछ हो सकता है। ये तो और इसको करना पड़ेगा इनको, और ये बहुत जरूरी भी और है। ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा, मैं आपसे थर्मल पावर प्लांट के बारे में भी बात करूंगी। आपने जब ये तमाम चीजें शुरू की, क्या आपने अभी तक सोचा कि उसके लिए आपको क्या करना है? ये मैं सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। आकाश बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में खेत जलाने की वजह से ये हो रहा है, पर खेत तो ये कई 70 सालों चला जा रहा है, पर ये स्थिति अभी क्यों पैदा हो रही है? ऐसे ही आपने देखा होगा कि बीजिंग में भी ऐसे धुआं छा गया था, पर वहाँ तो कोई खेती जलाई जाती है, वहाँ तो कोई पटाखे नहीं बजते, वहाँ पे ऐसा क्यों है? ये असल में दिल्ली। हम आपकी आखिरी बात सुन नहीं पाए, लेकिन समझ जरूर पाए। आप कह रहे हैं कि इस तरह से बहानेबाजी नहीं चलेगी हमारे राजनेताओं की, क्योंकि खेत तो अभी नहीं जलाए गए हैं पहली बार, बहुत लंबे समय से ऐसे ही पराली जलाई जाती रही है, तो पोल्यूशन होना है और अगर होगा तो इसकी तैयारी हमारी सरकारों को करनी चाहिए थी। सवाल यहाँ पर डॉक्टर राजेश ये भी है कि जिस तरह से पोल्यूशन अभी बढ़ा है, अभी एक खबर हमने पढ़ी कि एक बच्ची की मौत हो गई, 3 साल की बच्ची थी, अस्थमा का उसको अटैक आया और वो उस बच्चे की डेथ हो गई, और उसकी बड़ी वजह बताई गई कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, उसको सांस लेने में इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इससे ज़्यादा और दुखद क्या होगा? ये तो बहुत अफसोस की बात है कि किसी की भी, खासतौर पे बच्चे की मृत्यु हो गई अस्थमा के अटैक की वजह से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी मौसम बदलता है, एलर्जन जिनकी वजह से बच्चों को या किसी को भी, बड़ों को भी अस्थमा के अटैक हो सकते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो मैं पर्सनली कहता हूँ कि बीमारी बहुत दुखद चीज़ होती है, बहुत दर्दनाक होती है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और अभी बहुत सारी और कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन अचानक ज़्यादा बढ़ गया। जैसे आप सब लोग कह रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं, ये सब चीज़ें 70 साल से होती आई रही हैं। हो सकता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हों, जो एटमॉस्फेरिक फ्रंट्स होते हैं, जो प्रेशर सर्कल्स होते हैं, ऐसे हैं कि वो इस जगह पे इस समय हवा ज़्यादा नहीं है, हिल नहीं रही है, इकट्ठी हो गई है कि अगले कुछ दिनों में भी ये जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि उस तरह की हवा जितनी चाहिए एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत
असरदार होती है। मैं आपको बताऊं कि इतने साल की ज़िंदगी में ये पहली दिवाली थी जब हमने पटाखे नहीं जलाए, और वो केवल इसलिए नहीं जलाए कि हमारी बच्ची को स्कूल में बताया गया, समझाया गया कि पटाखे जलाना इतनी बुरी चीज़ होती है, उससे इतना नुकसान होता है। तो उसने हमें कहा कि पापा इस साल हम इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। तो उसकी बात रखने के लिए हमने पटाखे नहीं जलाए, हमने एक फुलझड़ी भी नहीं जलाई। हालांकि हमारी तो बहुत इच्छा थी, हम बिना पटाखे बिना फुलझड़ी के दिवाली नहीं जानते, लेकिन हमने उसी तरह से उसको मनाया, खुश रहे, पूजा की और दिवाली सेलिब्रेट की, बट बिना पटाखे जलाए। तो ये सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ही आवश्यक है, ख़ासतौर पे बच्चों में, यंग जनरेशन में, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे जलाते हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती हैं, जो पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शंस लानी ज़रूरी है, वो भी लाना चाहिए, लेकिन ऑल दिस शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स। ये आमतौर पे ये सारे डिसीजंस एक दिन में आके नहीं ली जाते, ये रिसर्च किया जाता है, कई सालों में इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो ये काम करते हैं, वो गाइडलाइन बनाते हैं, वो स्टडी करते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको रोका जाए तो कैसे रोका जाए। ये चीज़ें ऑफ द कफ नहीं की जानी चाहिए कि आज पोल्यूशन हो गया तो चलो आज सब कर लो, सारे स्कूल बंद कर दो, सारी गाड़ियां बंद कर दो, सारा कंस्ट्रक्शन बैन कर दो। कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन जैसे सारी दुनिया में होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाए कि वो धूल ना उड़े, क्योंकि जो SPM है ये कहाँ से आता है, ये कंस्ट्रक्शन साइट से आता है, ये डस्ट होती है। सड़कों की सफाई रोज होनी चाहिए, खाली सर्दियों में एक हफ्ते नहीं होनी चाहिए कि सड़कों पे पानी छिड़का जाना चाहिए। आपने जैसे बताया दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर इसको हम सजा के नहीं रखेंगे तो हम क्या दिखाएंगे दुनिया को। समझ सकते हैं हम। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल भी पूछें, अपनी बात रखना चाहते रखें। सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है फ़ोन कट गया हमारे साथ। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना होगा। हमारे साथ हमारे दोनों ही खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई राय आप रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी बात रख सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल इसलिए भी कि बहुत ज़रूरी है कि इस तरह जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, ऐसे मौसम में, इतनी ज़्यादा ख़राब स्थितियों में क्या उपाय आपको करने चाहिए खुद को बचाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों से किस तरीके से आप बच सकते हैं, और साथ ही ये भी कि किस तरीके से सोशल अवेयरनेस के ज़रिए हम सबको ही शुरुआत करने की ज़रूरत है कि अगर हमारी वजह से पोल्यूशन है तो उसको कैसे हम रोकें, कैसे उस पर काबू पाएं, किस तरह से उसको कंट्रोल करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रोकेंगे, बने रहें आप हमारे साथ। तो सुदर्शन न्यूज़ पर आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली और NCR की आबोहवा बहुत ज़्यादा अशुद्ध है, कितना ज़्यादा पोल्यूशन है जिससे कि लोग परेशान हैं। हर एक तीसरा शख्स ये कह रहा है कि उसकी आंखों में जलन है या फिर उसको गले में इन्फेक्शन हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे कि खास तौर से बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, क्योंकि वो मास्क भी नहीं पहनते हैं, उनके लिए क्या खास उपाय हो सकते हैं, क्या उन्हें भी उपाय करने होंगे जिससे कि उन्हें कम से कम इस परेशानी से थोड़ी सी निजात मिल पाए। लेकिन उससे पहले जहरीली दिल्ली हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद जानिए। राजधानी दिल्ली सहित पूरे NCR में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। शनिवार को दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 355 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रहा। सामान्य PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर होता है। ऐसे में दिल्ली की हवा में लोगों का सांस लेना जानलेवा साबित हो रहा है। एक हफ्ते से दिल्ली की हवा पर सफेद चादर बिछ गई है, जिसका मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा में खूंटी पैराली का जलाया जाना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोगों की नींद आखिर कब टूटेगी। जो भी हो, दिल्ली की हालत बेहद नाजुक हो गई है। सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तत्काल बैठक बुलाई।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण पंजाब और हरियाणा में जल रही खूंटियों को बताया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 7 नवंबर के बाद तेज हवा चल सकती है और संभावना है कि धुंध भी छट जाएगी, लेकिन इससे प्रदूषण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। पूरी दिल्ली अब सफेद कोहरे के आगोश में है, जिससे दिन में भी रात का माहौल है। राजधानी में ठंड का असर दिखने लगा है। शनिवार को सफदरजंग का मौसम विज्ञान केंद्र पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 28.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 15.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जहरीली हो चुकी दिल्ली की हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे इमरजेंसी करार दिया है। दिल्ली की खराब हवा का असर खेलों पर भी पड़ रहा है। जहरीले स्मॉग के चलते रविवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में होने वाला रणजी मैच भी नहीं हो पाया। दिल्ली की खराब हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि शनिवार को दिल्ली के आर के पुरम की गुणवत्ता 999 रिकॉर्ड हुई, जबकि स्वास्थ्य के लिए हवा की गुणवत्ता 0 से 50 के बीच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। PM 2.5 पर सबसे ज्यादा प्रभाव निर्माण कार्यों से पड़ता है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्माण कार्यों को 5 दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली की सीएम ने कैबिनेट बैठक के बाद कई ऐलान किए। नहीं, दिल्ली में कृत्रिम बारिश की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। दिल्ली सरकार केंद्र से बात कर कृत्रिम बारिश करवाने पर भी विचार करेगी। अगर केंद्र इस पर राजी हो जाता है तो इससे प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को जल्द ही राहत मिलेगी। आपको याद होगा कि चीन की राजधानी बीजिंग भी बीते वर्ष प्रदूषण से कहराने लगा था, जिसके बाद चीनी सरकार ने इस पर कई ठोस कदम उठाए। बीजिंग में प्रदूषण का मुख्य कारण कोयले का इस्तेमाल करना था। चीन ने कोयले के इस्तेमाल में 70% की कमी की और पर्यावरण के सुधार के लिए कई अहम कदम भी उठाए। दिल्ली में इकट्ठा हुआ ये जहरीला धुआं दिवाली के बाद से ही दिल्ली में इकट्ठा हुआ है। सबसे पहले हमें सुधरना होगा, क्योंकि ये धुआं हमने और आपने ही इकट्ठा किया है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। कल हमने 10 उपाय बताए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, उन पर किया जा रहा है। कल उप मुख्यमंत्री हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर खुद बॉर्डर पे गए थे। ट्रक्स जो आ रहे हैं उनके बहुत सारे ट्रकों के चालान किए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी ओवरलोडेड ट्रक आ रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आ रहे हैं, नॉन डेस्टाइन ट्रक्स है, सबको बंद किया जा रहा है। पूरी सख्ती से काम कर रहे हैं। 5 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन को भी बंद कर दिया गया है, स्कूलों को छुट्टी की गई है और पूरी सख्ती से जिस भी तरीके से और आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। तो सवाल तो ये भी है ना कि अगर 5 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन आप बंद कर देंगे या 3 दिनों के लिए अगर आप स्कूल बंद कर देंगे या फिर कुछ जो आप उपाय कर रहे हैं वो कर लेंगे, तो क्या सचमुच जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वो कम हो जाएगा? सवाल ये भी कि इससे पहले क्या आपको याद नहीं आया था कि दिल्ली की आबोहवा लगातार इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है? एनजीटी कोर्ट बार बार चेता रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले ही कुछ प्रिकॉशंस ले लें, पहले ही कुछ कदम उठा लें। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान बने हुए हैं। मैं डॉक्टर राजेश आपसे पूछना ही चाहूँगी, जो हम जिस तरह से मास्क की हम बात कर रहे हैं, कुछ उपायों की हम बात कर रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग खास तौर से 2 ये लोग बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। सवाल अब ये भी है कि बच्चे तो मास्क नहीं पहनेंगे, उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? बुजुर्गों को हम क्या कह सकते हैं, किस तरह के उपाय उन्हें अपनाने चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि ये समस्या क्यों होती है। ये SPM जो हम बात करें 2.5, ये क्या होता है? SPM 2.5 सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, मतलब किसी चीज़ के छोटे छोटे अंश जो 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं वो हवा में होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें बताया गया है कि आज के दिन उनकी मात्रा 6 गुना से ज़्यादा है, मतलब जितनी ऊपर की लिमिट होती है उससे 6 गुना से भी ज़्यादा है। बात ये होती है कि जो अगर धूल जो बड़े हिस्से होते हैं, जो SPM 10 बोलते हैं, जो 10 माइक्रोन से ज़्यादा बड़े पार्टिकुलेट मैटर होते हैं,
वो हमारी नाक फिल्टर कर लेती है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ हमारी नाक में गई हमारे फेफड़ों में चली जाती है, ऐसा नहीं होता। भगवान ने ऐसा अच्छा मैकेनिज़्म बनाया है कि कुछ चीज़ें हमारी नाक के ज़रिए, हमारी नाक में बाल होते हैं, एक म्यूकस की लेयर होती है जो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। तो अगर कोई बड़ा हिस्सा है, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा या और कोई छोटी चीज़ आए, तो अक्सर में बहुत तेज़ छींक आती है, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, वो अंदर नहीं जा पाता। लेकिन जो बहुत ही छोटे अंश होते हैं, जिसको हम बोलते हैं SPM10, जो 10 माइक्रोन से कम होते हैं, वो हमारी श्वास की नली में अंदर चले जाते हैं। तो एक तो श्वास की नली होती है जो हमारे फेफड़ों तक हवा ले जाती है और उसके बाद फेफड़ों में हवा फैलती है। तो जो SPM 2.5 है, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि पूरे फेफड़े में फैल जाते हैं। ये ऐसे होते हैं कि 50% से ज़्यादा फेफड़ों में फैल जाते हैं और उनको इनगल्फ कर लेते हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं, जो हमारी लंग्स होती हैं, उनके अंदर की जो लाइनिंग होती हैं वो बहुत ही डेलिकेट होती है। अगर बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो इतनी सूक्ष्म भी होती है, और ख़ास तौर पे ये जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसकी हम बात करें, ये धूल होती है, सिलिका होता है, ये कार्बन, ये जो फ्लाई ऐश होता है, ये जो सड़क पे चीज़ें उड़ती हैं ये होती हैं, और टॉक्सिन होती हैं जो फ्यूल जलने से कुछ चीज़ें निकलती हैं, पार्टिकुलेट मैटर ये होते हैं। तो ये हमारी लंग्स के टिश्यू को, जो डेलिकेट मटेरियल है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है कि उसको साफ़ करने की कोशिश करता है, उसको दूर भगाने की कोशिश करता है। तो हमारी बॉडी की तरफ से एक रिएक्शन होता है। तो जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी होती है, उनके अंदर रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो उनके अंदर क्या होता है कि सांस की नली अचानक सिकुड़ जाती है ताकि वो गंदी हवा अंदर ना जा पाए। यह बहुत ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं बलगम, वो बनने लगती है। तो सांस का रास्ता बंद हो जाता है, वो लोग सांस नहीं ले पाते। तो जब ये गंदगी हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाती है, तो वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। तो शरीर अपने बचाव में उसके रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है, उसकी सफाई करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से हमें ये तकलीफ़ें होती हैं। तो उसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं बच्चों के लिए, खास तौर से बुजुर्गों के लिए? मैं आपसे पूछूंगी ये सवाल भी फिर से। रवि अग्रवाल जो कि पर्यावरणविद हैं, बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। रवि अग्रवाल जी, सवाल अब ये है कि जिस तरह के हालात अभी हमें दिल्ली NCR में नजर आ रहे हैं, कुछ उपाय सूझता है क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए था? अगर पहले हमने कदम उठा लिए होते तो शायद इस तरह के हालात ना बनते। इसमें 1 साल से एक्शन प्लान बनाया जा चुका है, जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे भी है जी। इसमें अलग अलग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन सारे बताए गए हैं। जो केजरीवाल जी ने कल जो घोषणा करी, उसी एक्शन प्लान के पार्ट हैं। लेकिन ये एक्शन प्लान साल भर पहले लागू करना चाहिए था। अब ये शुरू कर रहे हैं जब बात बहुत पानी बहुत सिर के ऊपर ऊंचा बढ़ गया है। कि अब अभी इतनी ज्यादा प्रदूषण है क्योंकि 10 जो PM10 बता रहे थे जी, वो गुना आता है जितना हेल्थ लिमिट है 100 माइक्रोग्राम की। लेकिन ये एक्शन प्लान पूरा लागू कर भी देंगे तभी भी वो उससे आदी होगी। तो ये हम चाहते हैं कि आम दिन में भी ये ऐसा इतनी बुरी हालत नहीं है, तभी भी दिल्ली की हवा 5 से 6 गुना खराब है। तो ये जी हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि ठीक से हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरप्शन था बीच में। यहाँ पे राजेश जी, आप मुझे ये ज़रूर बता दें जल्दी से कि बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या उपाय हों? एक चीज़ जो ये दोनों लोग कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए, वो है भाप सेकना। अगर आप गहरी गहरी सांस लेके स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है कि सांस की नली खुल जाती है और जो अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर चला गया है वो सेटल हो जाता है और उसके बाद वो आसानी से बाहर निकल आता है। तो ये भाप सेक सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार। उसके बाद कोशिश करें अगर बलगम या ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको बाहर तुरंत निकाल दें। जी, एक ये चीज़ है जो करने से फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, अगर ये संभव हो तो मास्क पहन के रखें, सबसे बेहतर N95 मास्क है इस सिचुएशन में। और बाकी सब चीज़ें तो हम
हमने आप बात की हैं, लेकिन वो बहुत ये दो अच्छी चीजें मुश्किल बताई है। कि कम से कम आप स्टीम लें, भाप लें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर सवाल अब ये है अश्विनी कुमार, जिस तरह से तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं और जो लगातार हम कह भी रहे हैं कि ये उपाय बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अभी आपने सुना जो पर्यावरणविद हैं वो कह रहे हैं कि 1 साल पहले से एक्शन प्लान तैयार है, वेबसाइट पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वेबसाइट पर लिखने से तो काम नहीं चलेगा। आपने जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे कि सरकार इतना काम कर रही है, जितना किया भी नहीं, उसी के जरिए अवेयरनेस ही कर देते कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाना है, कितना ज़्यादा प्रदूषित है हमारा पर्यावरण और किस तरीके से हम कदम उठा लें सब। रवि अग्रवाल जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। उन्होंने बड़ा 1 साल पहले, और हर साल हमें पता होता है कि दिवाली पर आतिशबाजी होगी, हर साल हमें पता होता है कि खेती जब जो है एक बार के बाद दूसरे में रवि से खरीफ, खरीफ से रवि में शिफ्ट होती है तो उस समय क्रॉप बर्निंग होती है। तो उनको रोकने के लिए क्या समुचित उपाय हमारे पास पहले से नहीं तैयार होने चाहिए? ये पहली बार की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस दत्तू का स्टेटमेंट आया कि एयर पॉल्यूशन से इतनी बुरी हालत हो रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे, यहाँ पर मैं भी बता दूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी ऑर्डर पास किया हुआ कि अगर कूड़ा जलाते हुए कोई पाया गया तो 5000 रुपीज का चालान होगा, 5000 रुपीज का फाइन होगा। और किसको करना है? एमसीडी को करना है। तो जब ये लॉ, और जब एमसीडी खुद जलाती है, तो जब ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कूड़ा नहीं जला सकते हैं, तो कूड़ा नहीं जला सकते तो किसको डायरेक्शन देगी कोर्ट? कोर्ट तो आकर के, एक तो मैकेनिज्म तो यहाँ पे सिस्टम तो एग्जीक्यूटिव को करना है, जो यहाँ पर एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। जब एनफोर्समेंट एजेंसीज ही उस ऑर्डर का पालन नहीं कर रही हैं तो अल्टीमेटली किसको? और एनफोर्समेंट एजेंसीज का पालन करवाने के लिए जो हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, अब नेताओं को चुन रहे हैं। नेताओं को नेतागिरी करने से, अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने से कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी गोवा, कभी दिल्ली, कभी यूपी से ज्यादा फुर्सत नहीं है। तो अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हम एक तरफ तो पेरिस क्लाइमेट पे सिग्नेचर करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर कार्बन बढ़ाते हैं, तीसरी तरफ जानते हुए आतिशबाजी, चौथी तरफ पटाखे भी कम फूकते हैं, जानते हुए कि क्रॉप बर्निंग होगी, हम कम करने की कोशिश नहीं करते। ये फिर साल, अब जब सबने स्टेटमेंट दे दिया, सारे लोगों ने सिर्फ इतना नहीं, भाई आप धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए, धीरज रखिए। 5 दिन कंस्ट्रक्शन आप बंद कर देंगे, 3 दिन आप स्कूल बंद कर देंगे, फिर आप छोटे छोटे ऐसे ऐसे उपाय गिनाएंगे जिसमें सुन के हंसी आए। इतनी भारी मात्रा में जब पोल्यूशन बढ़ चुका है और आप ऐसे छोटे छोटे उपाय अपना रहे हैं, वो भी इतना इमरजेंसी वाले केसेस में। और ये देखिए कि रियल एस्टेट में स्लम्प आया है, कंस्ट्रक्शन हमेशा से कम है। तो जब कंस्ट्रक्शन पहले से कम हो गया है, तो पोल्यूशन पटाखे कम हो गए हैं, तो फिर पोल्यूशन ज्यादा क्यों है? बिल्कुल, ये बड़ा विषय है और बड़ा विषय होने के साथ साथ कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। मैं ये देख रहा था कि जस्टिस स्वतंत्र कुमार, कोर्ट नंबर 1 ने ऑलरेडी जजमेंट पास किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, वेरी थैंक्स टू हिम, कि उन्होंने कहा कि अगर कूड़ा जलाते हुए कोई पाया गया तो 5000 रुपए पर डे का फाइन होगा। जब 5000 रुपीज पर डे का फाइन आपने कर दिया और उसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन देते, तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीडी, इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो अब ऑर्डर पास होने के बाद भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता है, ऑड इवन के बाद आग लगा दी जाती है। अब उसको, उनको रिस्पॉन्सिबल 2-4 ऑफिसर सस्पेंड होते, 2-4 लोगों को सजा मिलती, 2-4 लोगों का प्रोसिक्यूशन होता, अपने आप सिस्टम मशीनरी तो लगातार वही तो अब यहाँ पर ट्रैफिक के 100 रुपए 200 के चालान करने के लिए तो पूरी दिल्ली सड़क पर उतर है, पूरी एनफोर्समेंट एजेंसी लग जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर एक बात होती है कि जनहित की बात है, जनता के मैक्सिमम उसको पॉल्यूशन को कम करना है, उसके जनहित जीवन से जुड़ी बातें हैं, तो इस पर ऑर्डर होने के बाद भी कहीं कंप्लायंस कुछ काम नहीं होता। सवाल तो यही है ना कि इम्प्लीमेंटेशन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अवेयरनेस भी होनी चाहिए। या तो जनता फिर सड़कों पर उतरे। एक और दर्शक है हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अश्विनी जी, जी अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। ये टीवी से बात नहीं हो सकता है? हाँ, आप बात कर रहे हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये दिल्ली में जो प्रदूषण का माहौल हो रहा है अभी। जी हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको। तो टीवी में बाद में दिखाओगे? सर आप टीवी में ही दिखा रहे हैं आपकी बात को, आप बात करें तो सही, बात पूरी रखें अपनी। हाँ, मैं गुजरात अहमदाबाद से जितेंद्र त्रिवेदी बोल रहा हूँ। जी जितेंद्र जी, अभी पूरी दिल्ली ये 5 दिन ये बंद रखना है, वो बंद रखना है, उसके बदले 1 दिन पूरा बंद रख दो, नहाना धोना सब कुछ नहीं करना है, पानी वानी सब बिगाड़ना नहीं है जी, और सबको रोड पे आके वो इसका बड़ा गायत्री हवन जैसे करते हैं ना। हम समझ गए, आप कह रहे हैं कि हवन के जरिए कम से कम जो एयर पोल्यूशन है उसे खत्म करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एक और दर्शक है, अपनी बात रखें। हेलो जी, हेलो जी अपनी बात रखें, सुन पा रहे हैं। मैं के शर्मा दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ जी। मेरा एक्सपीरियंस ये है साहब कि यहाँ पे प्रदूषण जांच के लिए जी
एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में 70 इंस्पेक्टर लिए गए थे 87 में, और उनको एनवायरमेंट क्लियर करने के लिए जो पॉलिसी बनी थी वर्ल्ड बैंक से, उसका फंड आया था, उसको किस तरह से अब्यूज किया गया इसका मैं एक्सपीरियंस हूँ। और उन सबको लाइसेंस बनाने पे, गाड़ियों के रजिस्टर करने पे लगा दिया गया। तो गवर्नमेंट का बिल है और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां पर भी उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो हम लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं ये बात मैं बताना चाहता हूं कि हाउ सीरियस वी आर। 87 की पॉलिसी को फेल कर दिया गया जो रिसर्च पर आधारित थी। बिल्कुल समझ गए हम कि हम कितने ज़्यादा सीरियस हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, बताएं ज़रा आप क्या कहना चाहते हैं। अपनी बात रखें, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रखें। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ मिल पा रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हाँ वही मैं बताने चाहता हूँ मैडम जी। ये जो अब वो ये दिखा रहे हैं ना पॉपुलेशन के बारे में। हाँ हेलो, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात पूरी करें आप। हाँ जी, हाँ मैं ये बता रहा हूँ, ये जो पॉल्यूशन जो आपका अचानक जो बढ़ी है ना, ये मेरी ओपिनियन से मतलब ये है आपका ये जो दीपावली में जो पटाखा ये किया है ना, इसकी वजह से ज्यादा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम आपको बता दें कि 60% कम पटाखे इस बार फूके गए हैं, लेकिन देख रहे हैं हम कि कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है। एक और दर्शक है हमारे साथ, अपनी बात रखें। हेलो जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, अपनी बात रखें आप। जी मैम, मैं यहाँ से दिल्ली से एनसीआर से यूपी से बोल रहा हूँ। मैम ये प्रदूषण जो अगर जो मान लिया हमें बंद करना है तो सबसे पहले इनको यानी भट्टे की जो ईंटें ढोने वाली गाड़ी है इनको बंद करना पड़ेगा नाइट में, क्योंकि ये अनलिमिटेड चलती है। ये पटाखों के प्रदूषण से भी ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। और दूसरा नंबर ये रेड लाइट है जैसे एनसीआर में दिल्ली यूपी की, इसमें सबसे ज्यादा जाम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, जी आप भी अपनी बात रखें। जी। स्पेशली एक्सेप्ट आपका जो इमरजेंसी में सिर्फ आपका चला सकते हो, अगर बाकी में आपका एक दिन के लिए आपको जो गाड़ी का मूवमेंट है आपका बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सेम उसी मुताबिक आपका इंडस्ट्रियल में एरिया में भी आपका वंस इन विक में आपका होता है आपका ये ड्राई डे होने से आपका क्या बोलते हैं आपका पोल्यूशन जो है आपका विद इन शॉर्ट टाइम में आपका क्या हो जाए आपका पोल्यूशन आपका धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ, जी अपनी बात रखें। हाँ सर, वो हवा एक्चुअली दिवाली से बंद है क्या एक्चुअली टोटल वहाँ पे? आपकी बात मैं समझ नहीं पाई, दोबारा अपनी बात रखें। जी हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ हेलो मैम, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी अपनी बात रखें, अपनी राय रखें। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हेलो, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं आपको सुन पा रही हूँ ठीक से, आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। मैम जी वहाँ से अभी दिवाली से हवा टोटल बंद है क्या इधर उधर घूमने का? ये पूछ रहे दिवाली पे क्या होटल्स बंद है? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं है। दिल्ली में आप आइए घूमने के लिए और यहाँ पे जितना पोल्यूशन है ना उसको ज़रा आप भी इंजॉय करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। अश्विनी जी, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि बंद कर दिया हो, लेकिन ज़रा आप ये भी तो देखिए कितने एक्सट्रीम वाले उपाय हो गए कि आप पूरी तरह से गाड़ियाँ बंद कर दीजिए, आप सड़कों पे उतर आइए, आप हवन करिए। ये जब तमाम लोग उपाय बता रहे हैं तो हम शुरुआत तो खुद से भी कर सकते हैं ना कि पटाखे कम फोड़ें, हम भी पेड़ लगाएं, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें जो हम खुद कर सकते हैं। इससे कुछ महीने पहले मुझे याद है कि यहीं इसी चैनल पर और आपने ही होस्ट किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी एयर पोल्यूशन को लेकर के, तो उस समय 10 बातें सुझाव दिया गया था कि कुछ ऑफिसेस को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, कुछ ऑफिसेस का शिफ्टिंग टाइम सुबह दोपहर शाम ऐसे किया जाए। तीसरा ये किया जाए कि गाड़ियों का इतना सुगम और सुलभ करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। एक चीज़ और इन्होंने अच्छी कही, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। इन्होंने कहा कि जो रेड लाइट्स पे बहुत देर देर तक गाड़ियाँ रुकी रहती हैं, जाम लगता है लंबा लंबा, उससे भी बहुत पोल्यूशन होता है, उसको भी आप सोचें और उसके बारे में भी ध्यान दें। उसको जो है रेड लाइट को आप काफ़ी देर तक, क्योंकि लोग गाड़ियाँ ऑन करके रखते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन और कंटेंट्स उसमें आते हैं। उसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट से, जैसे चाइना की हम बात कर रहे थे, चाइना ने क्या किया, थर्मल पावर प्लांट के बजाय अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने लगे हैं। तो अब जो सोलर पैनल सोलर की बात करें हम, यहाँ के एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि सोलर से, एयर से, हाइड्रो से जब बिजली बन सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोयले का जो कोयला बंद करें। जैसे जो डिफेक्टिव प्लांट्स हो चुके
चुके हैं एनटीपीसी के, जैसे सिंगरौली, शक्तिनगर, विंध्यनगर और कोरबा वगैरह के जो प्लांट्स जिनकी चिमनियों की ईएसपी खराब हो गई और क्रिटिकली पोल्यूटेड हैं, वो उनको अगर हम खत्म करें तो इससे जो वायुमंडल में चारों तरफ से जो कार्बन उत्सर्जित होकर के आ रहा है वो कार्बन कम होगा। दूसरी बात यह है कि हर साल अभी न्यू ईयर पे फिर से ऐसी स्थिति, उनकी न्यू ईयर में वर्ल्ड वाइड पटाखे फूटने वाले हैं, तो उसके पहले कि इंडिया में कम से कम, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो इंडिया में कम से कम इतने हम कोशिशें करके चले, हमारा पॉल्यूशन सबको दिखता है कि अगर हम कुछ कम करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि कम हो, और उसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज्म हम डेवलप, क्योंकि मैकेनिज्म डेवलप करने की जनता की जिम्मेदारी नहीं, जनता की जन भागीदारी से एक जगह इकट्ठी हो सकती है। एक दर्शक जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, हाँ, मैं बॉम्बे से डॉक्टर शाह बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर शाह, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैडम देखिए, मेन चीज क्या है जी, अपनी बात पूरी करें डॉक्टर शाह। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हो चुका है वो हो चुका है। पोल्यूशन हैज इंक्रीज, नाउ रेमेडियल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। मानते हैं हम इस बात को, हम भी वही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। अश्विनी जी, बहुत छोटे से कमेंट में आपको लूंगी। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आगे हमें देखनी है कि रेमेडी क्या हो सकती है, उपाय आगे क्या है आखिर हमारे पास। उपाय के साथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो लोगों को प्रोसिक्यूशन भी होना चाहिए। अगर जिसने फेल किया तो उसके लिए क्या उसको पनिशमेंट होगा और उसका मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर होगा कि वो उस बात को डरे। उसके लिए जो मशीनरीज हैं, उन मशीनरीज की, सरकारी मशीनरीज, एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी तय करके, साथ ही साथ नॉन कंप्लायंस पर क्या तरीका अपनाया जाएगा, कितना वो दिया जाएगा, ये भी उससे सिद्ध करें, उसके लिए करें, तभी कुछ हो सकता है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं और अगर किसी चीज़ पे फाइन है तो आपके ऊपर फाइन लगना चाहिए, जिससे कि बाकी के लोगों को भी उससे मैसेज मिल सके, कड़ा संदेश जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि सरकारें कोई कदम उठाएं, सरकारों की तरफ से भी कदम उठाया जाएगा और शुरुआत हमारे और आपकी तरफ से भी की जाएगी, क्योंकि इनिशिएटिव हमें भी लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें कि किस तरीके से दिल्ली की आबोहवा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली में 3 दिन की छुट्टियां करनी पड़ी हैं, लेकिन कोर्ट ने पूछा है कि आपने स्कूल्स की तो छुट्टी कर दी, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि घर में उतना पोल्यूशन है या उससे भी ज़्यादा है। सवाल अब ये है कि किस तरीके से आपको उपाय करनी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि सोशल अवेयरनेस के जरिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें, हम लोग खुद कम से कम इनिशिएटिव लें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अपने दर्शकों को हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, साथ ही अपनी राय भी रख सकते हैं। सवाल अब ये अश्विनी कुमार कि जिस तरीके से पहली बार नहीं है जब कहा गया हो एनजीटी की तरफ से कि हालत ऐसे हैं, पिछले साल ऑड इवन शुरू करने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही थी। हमने देखा कि किस तरीके से बदरपुर थर्मल पावर प्लांट के बारे में कहा गया कि इसको या तो शिफ्ट करिए या फिर इसको अपग्रेड करिए, उनमें से कोई भी एक काम नहीं हुआ। जिस तरीके से पेड़ लगाने की बात की जाती है, आप भी अभी वही बात कर रहे थे, नीम और पीपल के पेड़ क्यों नहीं लगाए जाते? जहां आप देखेंगे कि दिल्ली के बीच में जहां तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं, सबसे ज्यादा पेड़ नीम और पीपल ही मिलेगा, बाकी के इलाकों में क्यों नहीं? बाकी के इलाकों से उनको कंसर्न नहीं, बाकी के इलाके तो उनके वोट बैंक हैं, वोट बैंक में ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। वैसे भी पैसे तभी कमा सकते हैं जब इस तरह की झाड़ झंकार लगा दिए जाए। झाड़ झंकार जब ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, नीम, पीपल, बरगद के पेड़ जो लगाए जाते हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन देते हैं। और एक पेड़, एक नीम का पेड़ सैकड़ों नॉर्मल पेड़ जो आप इसमें नेशनल हाईवे 24 पे देख लीजिए, उससे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तो जब ये प्रूव्ड फैक्ट है तो क्यों नहीं नीम के पेड़ लगाते? और बड़े बड़े पेड़ वो वहां से लाके, अब जो तो एक्सट्रैक्ट करके भी लगाया जा सकता है, तो एक्सट्रैक्ट करके भी नहीं लगा रहे हैं। तीसरा, जो वो डस्ट कर सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू के लिए जब पैसे की तो कोई कमी है नहीं, सकिंग मशीन ला करके उससे नीचे से उठा करके सारी डस्ट फिर उड़ेगी नहीं एटमॉस्फेयर में,
ये इनको करना चाहिए। बदरपुर पावर प्लांट ये पहले से प्रूव्ड है कि थर्मल पावर प्लांट है, और बदरपुर पावर प्लांट अपने उसकी जो ईएसपीज हैं वो खराब हो चुकी हैं, ईएसपीज आउटडेटेड हैं, और इसकी वजह से इससे जो पार्टिकुलेट है, जो कोयला जलता है भस्म होकर के तो फ्लाई ऐश के माध्यम से ज्यादा धुआं निकालता है। तो बिजली के साथ साथ आपको उसको इंप्रूव करना चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो भी नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन चीजों को, इसके पहले भी पॉल्यूशन हुआ, एक्शन प्लान बनाए, एक्शन प्लान बना के उसको इंप्लीमेंट करें। अल्टीमेटली सारा बोझ तो जनता के ऊपर भी पड़ना है, सारी चीजों को उनको लागू करना जनता को, तो जनता के सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आज की तारीख में स्थिति यह है कि इतना क्रॉनिक डिजीज, हर बच्चा खांस रहा है, 95% लोग दिल्ली के बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चों की खांसी ठीक नहीं हो रही, एटमॉस्फेयर ही क्लीन नहीं है, और अगले 5-6 दिनों तक हवा नहीं चली, 7 दिनों तक हवा नहीं चली, तो क्या करेंगे आप? और इतना कहते हैं कि आपने इतना पेड़ लगा दिए जगह जगह, देखिए दिल्ली सरकार कहती है कि हमने सघन वृक्षारोपण करवाया। क्या वृक्षारोपण करवाया? वृक्षारोपण के नाम पे सिर्फ पैसे कमाए गए ना, कि आपने वो दिखावे के लिए वो पेड़ लगा दिए, जो असली पेड़ की जरूरत है वो आपने देखा भी ध्यान में नहीं दिया। दिल्ली में क्रॉप बर्निंग की बात करें, दिल्ली में ही नहीं, दूसरी बात यह है जहां जहां थर्मल पावर प्लांट है, चाहे वो कोरबा का थर्मल पावर प्लांट हो छत्तीसगढ़ का, चाहे वो आसाम का थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो सिंगरौली का थर्मल पावर प्लांट, वहां भी जब कोयला भस्म, वहां भी सारी आउटडेटेड मशीनरी चल रही है, वहां भी आउटडेटेड चिमनियां हैं, उसका भी तो अल्टीमेटली आता तो कार्बन एनवायरमेंट में है ना, चारों तरफ से एनवायरमेंट में आकर के। दिल्ली में ह्यू क्राई मच गया, अलीगढ़ में हो रहा है ह्यू क्राई नहीं मच रहा, जो छोटा शहर है, आगरा में हो रहा है ह्यू क्राई नहीं मच रहा है, लेकिन दिल्ली में मच रहा है क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन आ गया। और जब पहले से प्रूव्ड है कि दिल्ली इतनी हैविली पॉपुलेटेड है और हैविली पोल्यूटेड भी है, तो यहां पर काम होना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लोगों को तो सिर्फ कह सकते हैं ये आपके डूज हैं, ये आपके डोंट्स हैं, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना है। हमारे साथ एक दर्शक है, उनसे जरा बात कर लें। जी, नाम बताएं अपना और सवाल रखें। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैं संदीप शुक्ला मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, भोपाल से। जी संदीप जी। जी आवाज आ रही? मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैम मेरा कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट है, हाँ जी हाँ जी, जो दिल्ली गवर्नमेंट में है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये दोनों ही सरकारों की जिम्मेदारी है, और खास तौर से जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की भी है। एक और दर्शक है हमारे साथ, अपनी बात रखें। बात करो सर। जी बात कर सकते हैं आप, बताएं। जी मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ जी। जो प्रदूषण हो रहा है, जो किसान भाई अपने फसल लेने के बाद में जो बेकार का चारा होता है उनको जला देते हैं, क्यों ना उस चारे को सड़ाकर क्या खेतों में खाद के रूप में काम लिया जाए? ऐसा हो सकता है? इसी तरह के कुछ उपाय खोजने की कोशिश हो रही है, इसी तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लोगों को देने की कोशिश हो रही है, और मांग भी यही है कि कम से कम सारे जगहों पर तमाम लोगों के बीच अवेयरनेस हो और सरकार इस काम में ज़्यादा भागीदार रहे और इनिशिएटिव ले। यहाँ पे डॉक्टर राजेश, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, जैसे कि अभी अश्विनी जी ने कहा कि ज़्यादातर लोग बीमार हैं। ये सच बात है, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हर एक इंसान ये कह रहा है कि मेरी आँखों में जलन है, बहुत ज़्यादा खांसी है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो पेशेंट्स आपके पास भी कुछ इसी तरह के बहुत आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस समय इस तरीके के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है। आमतौर पर मुख्य कंप्लेंट लोगों को क्या है? मुख्य कंप्लेंट लोगों को यही है कि आंखों में जलन हो रही है, सर भारी रहता है, जुकाम है, जैसे छींकें आ रही हैं, या खांसी बहुत हो रही है। जिनको अस्थमा है उनको अस्थमा के अटैक पड़ रहे हैं, या वो एक्यूट हो गया है, उसकी कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, मैं ये कुछ शेयर करना चाहूँगा आप सबके साथ। कि सबसे पहले जब आप बाहर निकलें, अगर ये आपके लिए संभव हो, तो N95 मास्क पहन के रखें। N95 मास्क का नाम है, वो तरह तरह के मिलते हैं आजकल, बड़े फैशनेबल मिलते हैं, कई अलग अलग कंपनीज़ के मिलते हैं। तो जैसा आप ले सकें वैसा पहन के, ये 200 से 500 600 रुपये के बीच में जगह जगह अलग जगह मिलते हैं, ये पहन के रखें, ये बहुत अच्छा है अगर आप पहन सकते हैं तो। दूसरा, जो सर्जिकल मास्क होते हैं, क्योंकि कुछ लोग वो पहन लेते हैं, वो ज़्यादा फ़ायदा इस कंडीशन में नहीं करते, वो पहनने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा हो सकता है, बट सबसे अच्छे ही N95 मास्क हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि N95 और N900 जो दो मास्क आपने बताए हैं, और जो सर्जिकल मास्क आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं मार्केट में आपने, क्योंकि 400 500 600 जो भी आपने कॉस्ट बताई है, ज़्यादातर 10 या 20 रुपए वाले मास्क में देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग लगा के घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? देखिए, जो मास्क फ़ायदा करेगा वो मास्क आमतौर पर बड़ी कंपनियों के, जैसे 3M का है N95 या N900, और कुछ कंपनियां हैं सिंगापुर की हैं,
और कुछ इंग्लैंड की कंपनी है जो मास्क बनाती हैं, बट इन जनरल जो हमने देखा है ये मास्क सबसे सस्ता मेरे ख्याल से 180 या 200 रुपए का ऑनलाइन मिलता है, उससे कम का मास्क नहीं है। तो क्योंकि ये जो मास्क होते हैं ये स्पेशल फैब्रिक के बनते हैं, इनमें ऐसे पोर्स होते हैं जो इनके अंदर छेद होते हैं, वो 0.3 माइक्रोन 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल को अंदर नहीं आने देते। तो इनको बनाना बहुत सूक्ष्म ये कॉम्प्लिकेटेड विधि से बनाया जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए मास्क मत पहनिए, जो प्रॉपर मास्क है वही पहनिए, उसी से आपको फायदा होगा। हर एक मास्क लगाने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपनी बात रखें। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें और उसके बाद अपनी बात रखें। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रख सकती हैं आप। सर मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। कि सर में बोलते हैं शौचालय बना। हाँ सर, हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात पूरी रखें आप। हाँ मैडम, घड़ी मैं न्यूज में ही सुनता हूँ शौचालय बना। जिसके पास जमीन ही नहीं रहेगा तो शौचालय कैसा बनाएगा? देखिए आपका कंसर्न कहाँ से कहाँ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, हाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैं सुन पा रही हूँ आपको, बात रखिए। हेलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी टीवी का वॉल्यूम कम करके आप जल्दी से अपनी बात रख दें। दिल्ली में जो पोल्यूशन है जी, वो पिछले 20 साल से है, क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस और मैं आते समय मेरी आंखों में आंसू। हाँ जी, तो ये पोल्यूशन जो है बहुत पहले से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हम समझ गए आपकी बात। मैं इस पर भी चर्चा करूंगी क्योंकि कहा जाता है कि शीला दीक्षित सरकार जब थी यहाँ पे तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। कुछ नए काम करके नए तरीकों से उन्होंने इसे कंट्रोल में लाया था। एक और दर्शक हैं जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रख सकते हैं आप। सुन पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैम। हेलो, अपनी बात पूरी करें आप। मैं कह रहा हूँ जो किसान लोग जलाते हैं उसको भूसे को दान नहीं है, वहाँ बेच देना चाहिए ना, उसको जलाने पोल्यूशन भी नहीं होगा और काम भी आ जाएगा। जहाँ इतना महंगा हो रहा है वहाँ जला रहे हैं लोग। हम लोग भी लगातार वही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। अश्विनी कुमार दुबे, इतने सारे जो हम लोगों को सुन रहे हैं कि कोई पहला मामला नहीं, और आप भी वही कह रहे हैं कोई पहला मामला नहीं है। बहुत पहले से लगातार कहा जाता रहा है कि आप ध्यान दीजिए, चेतावनी बार दी जा रही है, बावजूद इसके हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको याद है कि जब CNG बसेस को शुरू किया गया था उससे पहले भी यही हालात थे। लोग कहते थे कि अगर आप रुकते हैं किसी जगह पे तो पूरा का पूरा फेस आपका काला हो जाता है। एक और दर्शक है, जरा उनसे भी मैं बात कर लूँ, फिर आपसे जवाब दूंगी। जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, हाँ मैम, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये दिल्ली सरकार जो ये आजकल पौधे लगा रही है जी, होते हैं, ये तो सिर्फ रिश्वतखोरी के कारण हो रहा है कि बड़े बड़े पेड़ लगाए जाए, क्योंकि इनको पानी देने वाला कोई नहीं होता। 2 दिन बाद ये सारे पेड़ ये सूख जाते हैं, इनको फायदा क्या है लगाने का? हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, और इसलिए भी क्योंकि इन तमाम पेड़ों के लगाने से पोल्यूशन खत्म नहीं होता, इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि नीम, पीपल या बरगद के पेड़ लगाए जाने चाहिए। एक और दर्शक हैं जी, अपनी बात रखें। बोलिए, क्या कह रहे हो? सुनो पहले। मैं सुन पा रही हूँ, आपको सुनाएं आप। अश्विनी जी गुस्से में, आप बता दें जरा पहले। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुल मिलाकर, जैसे आपने अभी शीला दीक्षित और CNG की बात कही, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब सवाल यह है कि हर बार कोर्ट ही सामने आकर के, चाहे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, हर बार कोर्ट सामने आकर के क्यों कहता है कि आपकी मशीनरी फेल है, आप ये इम्प्लीमेंट, CNG भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने में सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लॉबी इतनी ज़बरदस्त तरीके से सरकार के अंदर तक घुसी हुई थी। अब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट लॉबी अंदर घुसी हुई थी, वो ट्रांसपोर्ट लॉबी डीजल व्हीकल जिनके थे या बसेस चलती थी, वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पर जो है
किसी भी प्रकार का सीएनजी का व्हीकल है। उसके बाद जब ऑटो पेट्रोल से होकर के सीएनजी पे आया, उस समय भी एक लॉबी जो काम करती थी उस लॉबी ने विरोध किया, फिर कोर्ट स्ट्रिक्ट हुई, कोर्ट ने कहा नहीं। अब यहाँ पर यह है कि जो पॉल्यूटर है, जब तक उस पॉल्यूटर का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा या पॉल्यूशन को चेक एंड बैलेंस करने वाली जो एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, उसका जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, उस रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और लाउड और क्लियर मैसेज नहीं जाएगा कि अगर आपने ऐसा किया या पॉल्यूशन करवाने में किसी प्रकार की कोताही रखी या चेक एंड बैलेंस जहां पर आपको करना है, जहां पर कोई इंडस्ट्री या कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी पॉल्यूशन कर रही है, उसको आपने अगर सजा नहीं दी, बंद नहीं करवाया, तो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको सजा मिलेगी। तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, ये सिस्टम है। अब यहां पर आज की बात नहीं है, फिर अगली साल होगा और फिर होगा, एक एक्शन प्लान बन जाएगा। अनिल माधव दवे ने मीटिंग बुला ली, सारे पंजाब के एनवायरमेंट मिनिस्टर को, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर को। अब वो कह देंगे नहीं जी आज हमारी आंखों में जलन हुआ। 7 दिन बाद दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की आंखों में जलन हुआ। क्यों? क्योंकि वो एयर कंडीशन व्हीकल्स में रहते हैं, बट मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी अपनी एयर प्यूरिफायर है उनके पास। मैक्सिमम जनता वो अपने क्रॉनिक डिजीज का इलाज बैंगलोर जाकर करवा सकते हैं, हमारे यहाँ के एनवायरमेंट मिनिस्टर विदेश जाकर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आम आदमी का क्या? उनके वोटर्स का क्या? आखिर आम आदमी का क्या? अब आम इसके आदमी लिए कहाँ जैसे जाए? डॉक्टर साहब ने अभी बताया, हमारे साथ बहुत सारे और दर्शक हैं जो देश भर से हमें लोग कॉल कर रहे हैं, विदेशों से भी लोग कॉल आ रहे हैं, कई कॉल्स हम ले भी नहीं पा रहे हैं। अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना था, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं हम। हाँ, आप ठीक से सुनो। दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों हुआ आपको पता है? हेलो, आप बता दें। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ कि दिल्ली में कितना पटाखे छूटते हैं दिवाली पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। दिल्ली पे बहुत ज़्यादा पटाखे फूटते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 60% इस बार कहा गया है कि पटाखे कम फूटे हैं। तभी तो लगातार कहा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है, इसे खोजने की ज़रूरत है। और अगर ये समझ में हमें इतनी देर से आ रहा है, जब इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो ये गलतियाँ हमारी सरकारों की हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जी, अपनी बात रखें। आप तक आवाज अगर मेरी पहुंच रही है तो अपना नाम बताकर अपनी बात रख सकते हैं आप। जी मैं नमस्कार, मैं आसाम तिनसुकिया से सरफराज हुसैन बोल रहा था। जी जो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए सरकार को थोड़ा देखभाल करना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी का सरकार हो गया है, सब ऑलराउंडर, इनको थोड़ा पोल्यूशन में, थोड़ा गाड़ी मोटरों में जो प्रदूषण होता है सीएनजी गाड़ी चलाना चाहिए। मैं यही बोलना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हम भी वही कह रहे हैं कि सरकारों को सोचना पड़ेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आप बताएं, अपना नाम रखें और अपनी बात रखें। हेलो जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी सुन पा रहा हूँ मैम। जी आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में रहना सुरक्षित है नहीं है? अब ये सरकार क्या कर रही है हमारे लिए? ये तो आपको सरकार से ही बात करनी पड़ेगी। देखिए हम लोग एक बड़ा विषय, संजीदा विषय लेकर बैठे हुए हैं और संजीदा विषय में सरकार क्या कर रही है वो एक विषय है। हमारा काम सोशल अवेयरनेस का है, हम जो बातें कह रहे हैं। सवाल शशि जी यहाँ पर ये है, अब फिर सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो मास्क आते हैं, लेकिन मास्क तो अभी टेम्परेरी, मैं उस बात से बिल्कुल कंप्लीटली सहमत हूँ। मास्क टेम्परेरी तरीके से कुछ लोगों को जिनके पास मास्क खरीदने की कैपेसिटी है वो तो कर सकते हैं, कैपेसिटी के साथ साथ इन्होंने जो बताया कि आपको N900 और N95, आप मानेंगे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह के भी कुछ मास्क हैं, वो बस जाके कुछ भी खरीद के पहन रहे हैं। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो 500-600 रुपए के मास्क है, ये 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, 2-3 दिन बाद इनको नया लेना पड़ता है, तभी ये फायदा करते हैं। बताइए शुरू जी, कैसे पॉसिबल है? ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जो जिसके पास उतना सर्वाइवल का वो नहीं है, वो कैसे करेगा? इसके लिए देखिए दूसरी बात, क्रॉप, हम दिल्ली को क्या देश को मुझे लगता है लगातार बीमार करने के पीछे कोई साजिशें चल रही हैं। यहीं चिकनगुनिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है, पॉल्यूशन के बाद ठंड आ गई, कोहरा होना शुरू हो जाएगा, स्मोक होना शुरू हो जाएगा, बरसात होनी शुरू, अल्टीमेटली तमाम तरह की बीमारियां हैं। और जब तक क्लियर यहाँ पर उसके वेज नहीं ढूंढे, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है, ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है, हर चीज़ का इलाज है, साइंटिफिक इलाज है, हर तरीके से उसको कम किया जा सकता है। तो जब कम किया जा सकता है तो ये कम करने की ज़रूरत है। सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगा देती है, ऑड इवन, और उससे क्या कम होता है? नहीं होता है।
सोशल अवेयरनेस के साथ साथ जन भागीदारी के साथ साथ क्लियर लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ, जब तक कंप्लायंस नहीं होगा, जब एक आदमी एक मस्कट से कॉल हम जरा वो भी ले लेते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, अपनी राय देने के अलावा हमारे साथ डॉक्टर राजेश लगातार बने हुए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई कश्मकश है या कोई मन में सवाल है अपनी हेल्थ को लेकर, इस पोल्यूशन को लेकर, जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें आप। हेलो, हम सुन पा रहे हैं आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताकर अपनी बात रखें। जिसे तिमारपुर में रहता हूँ जी। ये केजरीवाल साहब की सरकार जब से आई है तो बस वही बात हो गई है, ना खाता ना वही, जो केजरीवाल साहब कहें सो सही। इन्होंने मार्च और अप्रैल के महीने में जाकर के वृक्षारोपण किया जिसमें सरकारी पैसों की लूट करी जी। कोई रिसर्च नहीं, कुछ नहीं कि उस तपती गर्मी में भी कोई वृक्षारोपण सफल नहीं हो सकता। जब इनको ऐसा कुछ करना था तो बरसात के पहले करते, बरसात के समय ही वृक्षारोपण होता है, तो कम से कम नहीं अपनी अकल काम करे तो लोगों से भी पूछ लेना चाहिए। राय लेने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनके जो मन में आएगा ये वही करेंगे, वही ये करते आए हैं और इसकी सजा पूरी दिल्ली की जनता भुगत रही है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। यहाँ पर सवाल डॉक्टर राजेश ये है, जो हम बात भी कर रहे हैं अश्विनी दुबे जी से भी हम वही कह रहे थे कि जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन था कि लोग रेड लाइट पे खड़े हों तो उनका मुंह काला हो जाता था। अगर उतनी बुरी हालातों में भी सीएनजी बसेस से लेकर हमने देखा कि किस तरीके से मेट्रो की शुरुआत हुई, शीला दीक्षित ने किस तरीके से कंट्रोल किया, तो क्या अभी कंट्रोल करना आसान नहीं है? देखिए, कंट्रोल करना आसान ही नहीं, कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो काम ज़रूरी है वो तो करना ही है, जैसे दुबे जी ने बोला। और हम सब जानते हैं कि क्यों सीएनजी बसेस आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अगर गवर्नमेंट वॉलंटरली कोई स्टेप्स नहीं लेती, अगर गवर्नमेंट प्रोएक्टिव नहीं है, तो हमारी विनती रहेगी सुप्रीम कोर्ट से, एनजीओ से कि इस इशू को ले जाएं सुप्रीम कोर्ट तक और वहाँ पे कोई ऐसी एक्शन प्लान बनाई जाए, गवर्नमेंट को ऐसे टाइम बाउंड इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली मास्क लगाने से बीमारियां नहीं दूर जाती। जब तक पोल्यूशन रहेगा अस्थमा बढ़ेगी, बच्चों को बीमारियां होंगी, साइनस की बीमारियां होंगी, लोगों को तकलीफ होंगी, लोग परेशान रहेंगे। तो ये तो करना बहुत आवश्यक है और ये किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देश भी हैं जहाँ पे हमसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, जहाँ पे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन कम होता है। तो क्यों होता है? वो लोग भी तो करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा सड़कें हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन वहाँ पे धूल नहीं होती। हमसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं लेकिन धूल नहीं होती। तो ये सब हमारी सरकार को करना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो क्यों मिनिस्टर बने हैं, क्यों वो चीफ मिनिस्टर बने? इसीलिए कि लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, प्लानिंग करें। एक चीज़ अगर समय हो तो मैं ऐड करना चाहूँ कि आम जनता क्या कर सकती है। आपको तकलीफ़ है, आपकी आंखों में जलन हो रही है, आपको खांसी हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो 2 समय हैं जो घर से बाहर निकलने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अक्सर लोग सुबह या शाम को टहलने जाते हैं, आमतौर पे मिडिल एज के लोग ये ज़रूर करते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग ये 2 ऐसा समय होता है कि जब सबसे ज़्यादा हवा नीचे सेटल होती है, जो ऊपर की सतह की हवा है वो नीचे होती है। तो ये टाइम, इस समय अवॉइड करें घर से बाहर निकलना। एक और दर्शक जुड़े, मैं आपकी दूसरा भी पूछूंगी आप क्या बता रहे हैं दर्शकों को पाए, लेकिन एक बार हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अपना नाम बताएं और बात रखें अपनी। हेलो जी। हाँ हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रखें। हाँ, मैं गुजरात से, सूरत शहर से भवानी भाई बोल रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं पर कब तक भरोसा करोगे? ये आजीवन फार्मूला लागू करने वाले, ये अपनी राजनीति रोटी सेकने वालों के भरोसे कब तक रहेंगी दिल्ली की जनता? मैं चाहता हूं कि अपने आप को बदलना होगा थोड़ा सा। ये नेताओं का गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं के भरोसे दिल्ली को सुधारा नहीं जा सकता। बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बात से कि हमें भी इनिशिएटिव लेना होगा, हमें भी अवेयर होना होगा तमाम चीज़ों के लिए, और हमें भी कम से कम पर्यावरण का ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ के लिए, अपने परिवार और अपने समाज की हेल्थ के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक हैं जी, अपनी बात रखें। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपनी बात रख सकते हैं आप। हेलो
लगता है इन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पे अश्विनी दुबे, सवाल अब देखिए ना, एक एक करके तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। इतनी ज़्यादा मुश्किलों में क्या हमें बहुत पहले से नहीं सोचना चाहिए था? और फिर से वही सवाल कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई हैं, आपके पास एयर प्यूरीफायर है, आपके पास एसी हैं, आपके पास वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक वीवीआईपी और वीवीआईपी से भी बड़े शख्स के पास होती हैं और वो हैं आपके पास तमाम चीज़ें। लेकिन आपने सोचा है कि दिल्ली के आम इंसान की क्या हालत है? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ऊपर से हवा भी शुद्ध नहीं है। और आप अगर डॉक्टर्स के पास जाएं, अस्पताल में अगर जाएं, तो किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? डेंगू के हालत में, डेंगू जब हुआ पूरी दिल्ली को तो हमने देखा कि कितने ज़्यादा बुरे हालात थे। आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आखिर में आप दूसरी बात एक चीज़ देखिए कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बड़ी वाजिब उन्होंने बात की कि आपको हमने चुना इसीलिए है, आप हमारे पास वोट मांगने आए थे, हमें बोला था कि आप हमारे लिए काम करेंगे, हमने इसलिए चुना है कि आप हमारे लिए काम करें। अब आप क्या कह रहे हैं? जनता को ये समझना चाहिए, जनता को समझाने का और जनता के लिए कार्य करने का काम, क्योंकि फंड्स और सारी चीज़ें जो कैसे आप लॉज बनाएंगे, पॉलिसी, आपका तो सारा समय अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लड़ने में जा रहा है। आपका सारा समय सेंटर का पावर कि दिल्ली में, दिल्ली का पावर सेंटर में, ताकि पूरे कंट्री में इसका मैसेज जाए। आप अपने पॉलिटिकल मोटिव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं जनता बेहाल है, जनता परेशान है, जनता मर रही है, और आप ये कर रहे हैं कोई एलजी का, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का, कोई किसी चीज को लेकर लड़। यहाँ पर जाकर के इस बात को, अगर जनता के हित की बात है तो थोड़ा झुकना भी पड़ता है, विनम्र भी होना पड़ता है, और सारे सरकारों को मिलकर के काम करना होता है। क्यों आखिर में एक के बाद एक बीमारियां, या ये अल्टीमेटली ये क्या है, ये कैसा चल रहा है सिस्टम? सरकारें क्यों नहीं लोगों के लिए काम कर रही हैं इस बात के लिए? और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, इस बात में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अगर जनता परेशान, इमरजेंसी का मतलब वो नहीं 1971 की इमरजेंसी। इमरजेंसी का मतलब कि आज की तारीख में अगर हर व्यक्ति बीमार है तो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है। और आप कब मानेंगे? जब हजारों लोग मर जाएंगे, जब हजारों लोग काल के काल में, एक तरफ तो आप पेरिस क्लाइमेट में जाकर के बात की, एक तरफ तो आप सारी कंट्रीज के साथ कहते हैं कि आप कार्बन नहीं यहां पर प्रोड्यूस करते हैं, आप जो वर्ल्ड एनवायरमेंट पॉलिसी है उसको कहते हैं कि आप बहुत तरीके से एडहेरेंस करते हैं, उसका फॉलो करते हैं, पेरिस कन्वेंशन के पार्ट बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी तरह से उतना ही कार्बन आप उत्सर्जित करते हैं जिससे यहाँ लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम। क्या वर्ल्ड नहीं देख रहा है इस बात को? दुनिया नहीं देख रही है क्या? इससे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना और बाकी शहरों में नहीं है क्या? इसी तरह की स्थिति कभी आपने टीवी न्यूज में या वहां के भी न्यूज़पेपर उठाकर देखा? नहीं देखा। और जब, क्योंकि वहां पर जनहित की बात करते हैं, वो जनता की बात करते हैं, इतनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं होती। इस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके मशीनरीज को, तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंग है, जुडिशियरी तो अपना काम कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को भी चाहिए कि वो जनता के लिए काम करे, नहीं तो कब तक इस तरह से बेहाल होते रहेंगे और किस तरफ ब्लेम गेम चलता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम ये करवा रहे हैं, हम कृत्रिम बरसात करवा रहे हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर, स्टेट्स के एनवायरमेंट मिनिस्टर को बुलाएंगे, एक्शन प्लान का इंप्लीमेंट। और सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या बाकी लोगों के काम करने का इतना बड़ा देश, 125 करोड़ की जनसंख्या, क्रिमिनल मुकदमे, सिविल मुकदमे, लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट से क्या सरकारें चलाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है? बिल्कुल। और इस बात को करने के लिए सरकारों का जो काम है वो सरकारों को करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाए। सरकारों को भी एक्शन प्लान तब क्यों याद आता है जब पानी नाक से भी ऊपर चला जाता है, जब इतनी ज्यादा बुरे हालात हो जाते हैं। क्योंकि इससे पहले तो हमने ये भी सुना ना कि ये पूरा प्रोपेगेंडा है, ये एक साजिश रची जा रही है कि आपके टूरिज्म को खराब कर दिया जाए। अगर ये साजिश ही थी तो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली एनसीआर में हो क्या रहा है, इसका भी जवाब दे दें हमारे राजनेता। उन्हीं को बेनकाब करना है, खत्म करना है। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को फिर से हम कहेंगे कि अगर आपके कोई मन में सवाल हैं तो जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई राय देना चाहते हैं शो पर, तो वो फोन करके भी अपनी राय दे सकते हैं। रुकेंगे कुछ देर के लिए, बने रहें हमारे साथ।